प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया उद्घाटन। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन हो रहे शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। कहा, सत्ता पक्ष खड़ा करना चाहता है संवैधानिक संकट। राज्य भर में आज से 28 फरवरी तक ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का आधार। और राजधानी रांची समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा नीचे। आज भी कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल, 12 तक दिखेगा असर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाज़ी और अब बढ़ते हैं समाचारों की तरफ विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। मौके पर संयुक्त अरब अमीरात, मोजाम्बिक और टिमोर लेस्ट के राष्ट्रपति भी मौजूद हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की कल हुई बैठक में 34 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य सरकार के पदाधिकारी किसी भी बाहरी जांच एजेंसी के संबंध पर राज्य सरकार की अनुमति के बाद ही हाजिर होंगे। वे इन एजेंसियों को सीधे दस्तावेज और सरकारी अभिलेख भी उपलब्ध नहीं कराएंगे। बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कहा कि राज्य के ठाकुरगांव में करीब 146 एकड़ भूमि 22 करोड़ रुपए की अदायगी पर अजीम प्रेमचंद फाउंडेशन को देगी। पहला प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पाकुड़ जिलांतर्गत कोयला मोड़ से छोटा मोहनपुर वाया पाइकवाड़ा पथ कुल लंबाई 7.2 किलोमीटर को पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु कुल 44 करोड़ 45,87,900 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। दूसरा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल गढ़वा अंतर्गत हूर मोड़ से डाल्टनगंज बॉर्डर वाया डुमरिया डंडा पथ कुल लंबाई 19.25 किलोमीटर के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 86 करोड़ 15,75,000 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। भाजपा विधायक दल के नेता अमर बावरी ने राज्य कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले पर तंज कसा है। दरअसल हेमंत सरकार की कैबिनेट ने ईडी को लेकर जो फैसला लिया है उस पर श्री बावरी पत्रकारों को अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। श्री बावरी ने कहा कि राज्य सरकार डरी हुई है और ये डर अच्छा है। क्योंकि भ्रष्टाचारियों को डरना चाहिए, कानून को तोड़ने वाले को डरना ही चाहिए। और डर इसलिए इतना सर चढ़ के बोल रहा है कि अब देश के अंदर कांग्रेस सरकार नहीं है जो भ्रष्टाचारियों को घोषित करती है। ये मोदी जी की सरकार है जो करप्शन पर 0% है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार उनको क्षणिक कवच देने का काम किया है और अधिकारियों में उसकी खुशी भी होगी, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि केंद्र में बैठे मोदी सरकार और मोदी जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि उनके अलग से उनका जो है कारनामों को बाहर निकालते हुए उनको सजा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा नेताओं का एक शिष्टमंडल राजभवन जाकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। राजभवन से बाहर आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मरांडी ने कहा कि नए वर्ष की बधाई देने के बाद उनकी राज्यपाल से लंबी बातचीत हुई है। बाबूलाल मरांडी ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल को उनके द्वारा पिछले 3 जनवरी को भेजे गए पत्र का स्मरण कराया, साथ ही राज्य में एक भावी संवैधानिक संकट की संभावना की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया है। 2024 नए साल की हम सब लोगों को बधाई दिए, शुभकामना दिए। और फिर से हम लोगों ने जो 3 तारीख को जो पत्र हम लोग भेजे थे महामहिम को, उसका हम सब लोगों ने उनको स्मरण कराए और उनसे हम लोगों ने ये निवेदन किया है कि आज वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है वो जानबूझ करके संवैधानिक संकट को खड़ा करने की वो कोशिश कर रहे हैं।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने नवनियुक्त पार्टी के 17 प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक की और उन्हें जनता के बीच पार्टी की नीतियों को लेकर संवाद करने का मंत्र दिया। श्री ठाकुर ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व के विचारों को जनता तक पहुंचाना प्रवक्ताओं का दायित्व है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की जानकारी जन जन तक कैसे पहुंचे, इसकी भी जिम्मेवारी प्रदेश प्रवक्ताओं की है। ईडी की टीम ने धनबाद में कल ट्रांसपोर्टर और बालू कारोबारी गुरप्रीत सिंह सब्रवाल के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। बताया जाता है कि हरियाणा में बीते 5 जनवरी को ईडी की टीम ने पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें उनके धनबाद कनेक्शन का पता चला था। इसी के बाद कल ईडी की टीम ने छापेमारी की, जो देर रात तक चलती रही। राज्य पुलिस ने मादक पदार्थों का व्यापार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस को लगातार ये सूचना मिल रही थी कि राजधानी रांची में ड्रग्स, हेरोइन, अफीम और गांजा जैसी नशीली वस्तुओं का व्यापार हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इन अपराधों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और अपराधी इसमें फंस गए। पुलिस ने हरमू चौक के पास से मादक पदार्थों के साथ रंगे हाथों वसीमुद्दीन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और इनके पिता का नाम जो है वो बिलाल अंसारी, ये पुंडाग जगन्नाथपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ इरशाद अंसारी नाम का एक व्यक्ति है, जो कि जैसे ही पुलिस पार्टी इनकी घेराबंदी किए हैं वो मौका देकर के वो फरार हो गया है। अभी इसकी तलाश जारी है, बट अभी हम लोग ने इनके पास से एक लूटी हुई मोबाइल और एक इनका बाइक जो है इनको बरामद किया है। इनको भी हम लोग अभी न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं और ये पता कर रहे हैं कि इनके द्वारा और भी मोबाइल स्नैच करने का घटना कहाँ अंजाम दिया गया है। रामगढ़ जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के चितरपुर में आज सुबह सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चेटर गांव के लोग पारासा जा रहे थे। इसी दौरान उनकी बोलेरो गाड़ी ने एक खड़ी ट्रक में सीधी टक्कर मार दी। इस सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि एक की मौत रिम्स में हुई। मृतकों में एक महिला सहित 2 वर्षीय बच्चा भी शामिल है। गंभीर रूप से 4 घायलों का रिम्स में इलाज चल रहा है। राज्य में आज से 28 फरवरी तक ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी जिलों में जागरूकता वैन के जरिए मतदाताओं को इससे जुड़ी जानकारी दी जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र के आधार हैं। उन्होंने मतदाताओं, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से इस अभियान में जुड़ने की अपील की है। इधर राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के द्वारा ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी। के साथ पर्याप्त मात्रा में मैजिस्ट्रेट, मास्टर ट्रेनर तथा पुलिस अधिकारी को भी भेजा गया है। सभी जागरूकता रथों का यही जिम्मा रहेगा कि अपने विधानसभा क्षेत्र के हर एक सेक्टर में पहुंचेंगे, वहां पर उनको सेक्टर अधिकारी तथा सेक्टर पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में अपने सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी बूथों में, ईच एंड एवरी बूथ में जाकर वहां पर इस ईवीएम मशीन का डेमोन्स्ट्रेशन कराना है। वीओ, सीओ तथा वीवीपैट मशीन को प्रॉपर्ली प्लेस कराना है। उसके तीनों तरफ में डेमोन्स्ट्रेशन कैंप से संबंधित साइनेज को लगा के रखना है और उस बूथ के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों को वहां पर बुला के ईवीएम मशीन कैसे काम करती है इसके बारे में जागरूक करना है। रामगढ़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में ईवीएम डेमोन्स्ट्रेशन को लेकर एक बैठक हुई। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज से शुरू हो रहे ईवीएम और वीवीपैट मशीन जागरूकता को लेकर जिले में विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। उपायुक्त चंदन कुमार ने कहा कि कार्यक्रम आज से शुरू होकर चुनाव की घोषणा तक चलेगा। उच्च न्यायालय के 2 पूर्व न्यायाधीशों की पत्नियों को झारखंड सरकार से मिलने वाली सुविधा दिलाने के मामले में न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई। मामले में हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 9950 जो कि नवंबर 2015 का है, उसके अनुसार सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसे दिलाने का आग्रह किया गया है, जिस पर
माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव एवं झारखंड उच्च न्यायालय के महानिबंधक को प्रतिवादी बनाया गया है। इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। धनबाद उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की जिला टास्क फोर्स की कल बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान डीसी ने कहा कि जनवरी माह के अंत तक टीकाकरण, खसरा, रूबेला उन्मूलन, संस्थागत प्रसव, एंटीनेटल चेकअप सहित अन्य योजनाओं का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। टीकाकरण का लक्ष्य हासिल नहीं होने पर डीसी ने नाराजगी जताई और कार्रवाई की चेतावनी भी दी। 3 चीज़ों पर फोकस किए हैं। पहला हम लोगों का जो फोकस है वो ये है कि जो हेल्थ पैरामीटर्स होते हैं बेसिक मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर के, जो कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ANC और इम्यूनाइजेशन, इन तीनों पे हम लोगों ने जो है जिले की प्रगति को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं। गोविंदपुर और 1-2 प्रखंड और हैं जहाँ पे जो प्रदर्शन है वो संतोषजनक नहीं है, तो क्या कारण रहे हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया है और इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी छूटे हुए बच्चे हैं जिनका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है तो अगले 10 दिनों में हम लोग ड्राइव चलाते हुए उन सभी जगहों पे इम्यूनाइजेशन को 100% कंप्लीट करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं और यहां वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन का उन्होंने शुभारंभ किया है। सीधे लिए चलते हैं वहीं 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भारत की इस विकास यात्रा के अहम सहयोगी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, यूएई के राष्ट्रपति मेरे ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद का इस आयोजन में शामिल होना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। वाइब्रेंट गुजरात में इस समिट में उनका यहां चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित होना भारत और यूएई के दिनों दिन मजबूत होते आत्मीय संबंधों का प्रतीक है। कुछ देर पहले हमने उनके विचार सुने। भारत को लेकर उनका विश्वास, उनका सहयोग बहुत ही गर्मजोशी से भरा हुआ है। जैसा उन्होंने कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियों और अनुभव साझा करने का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गई है। इस समिट में भी भारत और यूएई ने फूड पार्क्स के विकास के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, इनोवेटिव हेल्थ केयर में निवेश के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। बढ़ते हैं आगे। राज्य के सहायक पुलिसकर्मी वेतन वृद्धि और झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में आरक्षण यथाशीघ्र लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सहायक पुलिसकर्मियों ने निर्णायक और चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। सहायक पुलिसकर्मियों के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार उनके साथ जल्द न्याय करे। अब इस मीडिया के माध्यम से हम आह्वान करते हैं कि इस विषय को जितना तंत्र मंत्र यंत्र है, वरीय अधिकारी है, आईजी हैं, जो भी पुलिस विभाग के वरीय अधिकारी, उनसे आप मंतव्य ले लीजिए कि सहायक पुलिस का दर्द वास्तविक में है कि बना बना एक ढकोसलाबाजी। आंदोलन हम लोग इस बात के 15 जनवरी के अंदर सहायक कोई संशोधन फ्लेक्सिबल रास्ता निकाल देती है तो हम लोग आंदोलन के विषय में पुनर्विचार कर सकते हैं। उसके बाद जो आक्रोश है, जोश है, उसके बाद हम लोग चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर से शुरू करेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक कानन ने बताया कि आज रात से फिर आकाश में बादल छाएंगे और बारिश होने की संभावना है। 2 से 4 डिग्री तक का भी आपको न्यूनतम जो तापमान है वो बढ़ा हुआ दिख सकता है। उसके तत्पश्चात जैसे ही सिस्टम का प्रभाव खत्म होगा, फिर से जो पारा बढ़ा हुआ था न्यूनतम का, वो फिर से 2 से 4 डिग्री लुढ़केगा और फिर वो 10 के आसपास में पहुंचने की उसकी संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के ये है कि अभी आने वाले जो 5 दिन है उसमें मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा
और थोड़ा सा टेम्परेचर जो फ्लक्चुएशन है उसको खास में ध्यान रखना है, लोगों को उससे सतर्क रहना है। जो पारा भी थोड़ा सा हल्का सा न्यूनतम का पारा हल्के बादल से चढ़ेगा और वो फिर अगले 2-3 दिन बाद से वो फिर गिरने लगेगा। तो लोगों से हम लोग यही हिदायत अपनाने की सलाह देते हैं और प्रोसेस पर वो अच्छे से रह सकते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा प्रायोजित है। इस दौरान रांची शहर में भव्य रामोत्सव का आयोजन होगा। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में निर्मित अलौकिक श्री राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला विराजेंगे। इस चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम का हिस्सा बनना सबके लिए संभव नहीं है। इसी को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची में उस दौरान भव्य रामोत्सव का आयोजन का निर्णय लिया गया है। पूरे देश के लोग अयोध्या जा नहीं सकते इस कार्यक्रम के दौरान, तो हम लोगों ने चंद्रशेखर दुर्गा पूजा के समिति के लोगों और समाज के लोगों से बैठ हम लोगों ने निर्णय किया कि एक आयोजन हम लोग भी करें। उस आयोजन का नाम हम लोगों ने रामोत्सव दिया। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि पूरे शहर को भक्तिमय माहौल और आपसी भाईचारे और सौहार्द मिसाल पेश करेगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन 21 जनवरी को भव्य झांकी निकाली जाएगी और कर सेवकों को सम्मानित किया जाएगा। बताया गया है कि इस झांकी में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इसी दिन संध्या बेला में दिल्ली के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा नाट्य मंचन और आकर्षक भजन संध्या का कार्यक्रम भी होगा। फिर 4 बजे से दिल्ली के आए हुए कलाकारों के द्वारा श्री राम जी के जीवनी पर नाट्य मंचन के द्वारा 4 घंटे का कार्यक्रम का प्रस्तुति है, जो कि एक भव्य कार्यक्रम होगा। दूसरे दिन जब अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, तब यहाँ हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ होगा और बड़े स्क्रीन पर अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम का जीवंत प्रसारण होगा। इस दिन हजारों श्रद्धालुओं के लिए महाभोग की भी व्यवस्था रहेगी। हनुमान चालीसा का आयोजन है। राम जय श्री राम का लगातार घोषणा के उद्घोष किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद उसी समय LED के द्वारा यहाँ पे अयोध्या के पूरे कार्यक्रम को दिखाया जाएगा। वहाँ प्राण प्रतिष्ठा जैसे ही पूर्ण होगा, यहाँ पे हम लोग सामने जो श्री राम प्रभु का मंदिर है वहाँ भोग लगाकर प्रसाद वितरण करेंगे, जिसमें कि हमें लगता है कि 50,000 से ज्यादा लोगों का भोग की व्यवस्था किया जा रहा है। आयोजन मंडल के रमेश सिंह ने बताया कि इस आयोजन में शामिल कई कलाकारों ने निःशुल्क सेवा का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि रांची शहर में भक्ति का ऐसा रंग पहले कभी नहीं देखा गया और शायद ही भविष्य में देखने को मिले। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रामलला के आगमन से पहले अयोध्या के प्राचीन नागेश्वर मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। अयोध्या में श्री राम घाट पर बसा अयोध्या का प्राचीन नागेश्वर मंदिर इन दिनों अपनी भव्यता को प्राप्त हो रहा है। मौका है श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद पूरे देश के मठ मंदिरों की तरह 22 जनवरी को यहाँ विशेष कार्यक्रम का प्रबंध किया गया है। श्री राम जन्मभूमि का जिससे निर्माण हुआ है, हम लोग यहाँ भी विचार भी कर रहे हैं कि जिस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा यहाँ श्री राम जन्मभूमि में हो, हमारे नागेश्वर नाथ में भी उस दिन अनवरत राम नाम का कीर्तन चलता रहे। यह व्यवस्था हम लोगों ने पीएम के आह्वान पे यहाँ किया हुआ है। मां सरयू के रामघाट के पास बसा यह दिव्य नागेश्वर मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित किया गया है। जब से श्री राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है, तब से यहाँ पर आने वाले भक्तों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। श्रद्धालु यहाँ अपना जो काल सर्प योग उनकी कुंडली में बना रहता है, महामृत्युंजय का जाप कराने के लिए, बहुत से अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, दुग्धा अभिषेक करने के लिए यहाँ हर महीने नित्य प्रति आते रहते हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में 2 लोग सबसे ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे हैं। एक तो हनुमानगढ़ी के हनुमान जी महाराज और दूसरे सरयू के किनारे बसे ये नागेश्वर नाथ। आप देख रहे हैं श्री नागेश्वर नाथ मंदिर बहुत भव्य यहाँ पे तैयारियां की गई हैं और बताया जा रहा है कि जब श्री राम विराजमान होंगे तो यहाँ पर अखंड राम नाम की धुन का कीर्तन जो है उसका आयोजन किया जाएगा। और ये माना जाता है कि जो भी अयोध्या की यात्रा पर आता है उसको यहाँ पर नागेश्वर नाथ, जो कि महादेव का स्थान है अयोध्या में, उसके दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा उसके आधे पुण्य अयोध्या की सीमा से बाहर ही जाते हुए खत्म हो जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं यहाँ के मशहूर जो श्रृंगार आरती है उसे कुछ दृश्य। मंदिर प्रांगण के सामने आरती में बजने वाली डमरू और घंटे की आवाज यहाँ के तीर्थ यात्रियों को सीधे कैलाश की आनंद में यात्रा पर ले जाती है। और अब तो उत्साह दोगुना हो चला है। भगवान के आराध्य श्री राम अपने भव्य मंदिर में जो पधार रहे हैं। DD न्यूज के लिए अयोध्या से अजय मिश्र की रिपोर्ट।
श्री अयोध्या धाम राम जन्मभूमि पूजित अक्षत और निमंत्रण अभियान के तहत राजधानी रांची के पौराणिक और ऐतिहासिक चुटिया स्थित श्री राम मंदिर में विश्व हिंदू परिषद प्रांतीय इकाई के द्वारा कार सेवक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में अपनी सहभागिता देने वाले कार सेवकों को सम्मानित किया गया। शिला पूजन का समय हम सब युवा थे जिस साल और लाखों शिलाएं आते थे। जय श्री राम हल्ला करना, उनका दुर्गा अपने दुर्गा मंदिर में उसको भेजना, और वह भगवान राम का काम। और सरकार ने हिंदू परिषद का मैं महानगर का महामंत्री था, हमारे नेतृत्व में ही जो है कार्यसभा वहाँ गए थे। परिचय दी गंगा प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद झारखंड। पर्यावरण धर्मगुरु कौशल किशोर जायसवाल ने अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने जा रहे छतरपुर के लोगों को पौधे देकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने कहा कि अपने धर्म के साथ पर्यावरण धर्म अपनाने से ही जन्नत का दरवाजा खुलेगा। रांची में होने वाले FIH महिला हॉकी ओलंपिक क्वालीफायर 2024 टूर्नामेंट से पहले अभ्यास मैच में कल जर्मनी की टीम ने भारतीय महिला हॉकी टीम को 4-2 से हरा दिया। वहीं जापान और अमेरिका के बीच खेला गया अभ्यास मैच ड्रॉ रहा। बता दें कि रांची के मोरहाबादी स्थित बरान गांव के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में ओलंपिक क्वालीफायर मैच की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। 19 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में भारत का पहला मुकाबला अमेरिका से 13 जनवरी को होगा। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का किया उद्घाटन। सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन हो रहे हैं शामिल। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने की मुलाकात। कहा सत्ता पक्ष खड़ा करना चाहता है संवैधानिक संकट। राज्य भर में आज से 28 फरवरी तक ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जागरूकता अभियान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा जागरूक मतदाता सशक्त लोकतंत्र का आधार। और राजधानी रांची समेत कई जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से पहुंचा नीचे। आज भी कई इलाकों में छाए रहेंगे बादल, 12 तक दिखेगा असर।